हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज कोई लेक्चर नहीं होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपने डाउट्स को किल। क्या करने वाले हैं? अपने डाउट्स को किल करने वाले हैं। किल मतलब सही में किल कर देंगे, बचेगा नहीं डाउट कोई, ठीक है ना। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स भी है, बहुत सारे बच्चों का अप्रिसिएशन भी है ना, और बहुत सारे बच्चों की गुमनाम बातें भी हैं जो कहीं गुम हो जाती हैं इतने सारे डाउट्स में। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारा डाउट तो दिखा ही नहीं, हमारा डाउट तो दिखा ही नहीं। और कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी बुक की फोटो लेते हैं और भेज देते हैं और बोलते हैं सर सारे क्वेश्चन करा दो। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे करा दूं? बेटा बेटा बेटा, इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और वो सोल्यूशन ये है कि हमारे प्यारे बच्चे युग, अगर आप ये देख रहे हैं डाउट सॉल्विंग सेशन, तो मैं आपका यहाँ नाम ले रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में जाकर वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट कर दीजिए जिसमें सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जहां पर मैं भी हूं, जहां पर मैं खुद हूं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी आ जाइए और जो डाउट्स आपके होते हैं ना बेटा, वो वहां पर भी डालिए, ठीक है ना। तो जो आपके डाउट्स हैं, देखो बेटा, मैं तो थोड़ा देखो टाइम की थोड़ी कमी रहती है, तो आपको भी पता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन मैं वहाँ पर प्रेजेंट रहता हूँ और वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप अपने डाउट्स वहाँ जब पोस्ट करेंगे तो दूसरा बच्चा देखेगा, हो सकता है उससे वो क्वेश्चन बनता हो, तो वो सोल्यूशन आपको वहीं के वहीं दे देगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि यार कोई क्वेश्चन गुम गया हो या कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया हो, ठीक है ना। तो वो जो डाउट है, वो जो ग्रुप है, उसकी लिंक आपको युग प्रोवाइड कर देगा कमेंट में। युग, आप देख रहे हैं अगर इस लेक्चर को, तो फटाक से कमेंट में डाल दीजिए आप उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को, ठीक है ना। तो आज जो होने वाला है वो कोई लेक्चर नहीं होने वाला, वो एक सेशन होने वाला है जिसमें हम डाउट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। आइए डाउट सॉल्विंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पानी वानी लेकर बैठ जाइए, है ना। कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो, मुझे बहुत डांट पड़ती है भाई। मुझे लोग बोलते हैं, यहाँ जेई वाले बोलते हैं कि सर आपसे तो कोई बात ही नहीं करता, आप तो सबसे पुराने फैकल्टी हैं यहाँ के और लोग तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बात करने लायक नहीं है क्या? मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा कैसे सुनूं यार मैं तुम लोग के होते हुए? बात करो मुझसे, कमेंट में आओ और कुछ कमेंट में मुझसे बातें करो। चलो आ जाओ। एक ये डाउट है श्रेया का। श्रेया ये पूछ रही है स्मॉल एंगल। अच्छा, ये पिछली बार श्रेया ने भेजा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया था डाउट, क्योंकि नीचे रिमार्क में कुछ भी नहीं लिखा था। अब लेकिन इस बार श्रेया ने सही तरीके से पूछा है। मोशन गलती से लिख दिया, सॉरी सर, बट कहना था कि स्मॉल एंगल वेक्टर होता है या स्केलर एंड लार्ज एंगल वेक्टर होता है या स्केलर। देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ आपने पूछ ली है। क्या? ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ आपने पूछ ली है ना। इसका नीट से कोई लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। कंसेप्चुअल चीज़ है। हम जो स्मॉल एंगल होता है हमारा, जो हमारा स्मॉल एंगल होता है उसको हम वेक्टर मानते हैं। स्मॉल एंगल जो होता है उसको हम वेक्टर मानते हैं। स्मॉल एंगल जो होता है उसको हम वेक्टर मानते हैं और जो लार्ज एंगल्स होते हैं उनको हम स्केलर मानते हैं। लार्ज एंगल जो होते हैं उनको हम क्या मानते हैं? स्केलर मानते हैं। बात समझ में आई? नहीं सर, यही तो लिखा हुआ है, स्मॉल एंगल इज वेक्टर और स्केलर एंड लॉन्ग वेक्टर इज स्केलर और वेक्टर। देखिए सिंपल सी बात है, एक पेन और मिल जाता मुझे तो मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा पाता। पेन रखा हुआ है कि? हाँ रखा हुआ है। चलिए देखिए ऐसी बात है। स्मॉल एंगल मतलब समझिएगा, स्मॉल एंगल मतलब ये स्मॉल एंगल है ना, ये स्मॉल एंगल है। ये देखो पेन देखो, ये स्मॉल एंगल है, ये स्मॉल एंगल है कि नहीं? हाँ सर, ये स्मॉल एंगल है, ठीक है। ये भी एक स्मॉल एंगल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ कि ना, एक स्मॉल एंगल ये है, 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 ठीक है ना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेक्टर की कि वेक्टर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर, ठीक है ना। अगर ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर लेता है कोई भी वेक्टर या कोई भी क्वांटिटी, हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो कर लेती है, तो हम बोल देंगे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं स्मॉल एंगल। देखिए स्मॉल एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल ये दिख रहा है कि नहीं? ये स्मॉल एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, ठीक। अच्छा, इस स्मॉल एंगल को मैं वेक्टर मान लेता हूं। देखते हैं कि वो ये लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मैंने इस स्मॉल एंगल को वेक्टर माना ए वेक्टर और इस स्मॉल एंगल को मैंने एक वेक्टर माना बी वेक्टर। समझ रहे हो? एक ये स्मॉल एंगल है, 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 ठीक है। इसको मैंने ए वेक्टर माना, इसको मैंने बी वेक्टर माना। ध्यान से सुनना। तो मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ रहा हूं,
ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ रहा हूँ, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ रहा हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ रहा हूँ। तो मेरा पेन पहले ऐसे था, देखिए पेन पहला मेरा ऐसे था, ऐसा था पेन, ये मैंने ए वेक्टर लिया छोटा सा स्मॉल एंगल, फिर मैंने ये बी वेक्टर लिया छोटा सा स्मॉल एंगल, ए बी। तो पेन की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, मतलब वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, हाँ कि ना? हाँ सर। अब मैं यहाँ दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ, है ना। पहले मैंने ये वेक्टर लिया, उसमें ये वेक्टर ऐड किया, ये वेक्टर लिया ए वेक्टर, उसमें ये वेक्टर ऐड किया बी वेक्टर, तो मेरे वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई रिजल्टेंट की, समझ रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बी वेक्टर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, पहले मैंने बी वेक्टर लिया, बी वेक्टर, फिर मैंने ए वेक्टर लिया, ए वेक्टर। देखो ये दोनों वेक्टर पैरेलल आ गए, नहीं आई बात समझ में? अरे भाई समझो यार, देखो ये दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने इन दो वेक्टर्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एंगल लिया, ये स्मॉल एंगल, ये स्मॉल एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल, ठीक है ना, इसको मैंने ए वेक्टर बोला। और ये एक स्मॉल एंगल है, इसको मैंने बी वेक्टर बोला, ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मैं कर रहा हूँ पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, ये दो वेक्टर मेरे पास पड़े थे, तो मैंने किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मेरे वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना, ओके सर। साथ में ये दोनों पहले पैरेलल थे, मैंने ए वेक्टर किया फिर बी वेक्टर किया, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर में बी वेक्टर मैंने जोड़ दिया है, अब मैं बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ूंगा। तो बी वेक्टर ऐसा था, ये बी वेक्टर था, बी वेक्टर, उसमें मैंने ए वेक्टर जोड़ दिया। तो देखिए ये वेक्टर पहले भी पैरेलल थे, बाद में भी पैरेलल हो गए, दो वेक्टर ऐसे पहले भी पैरेलल थे, बाद में भी पैरेलल हो गए, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर आ रहा है, किस केस में, फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर small angles. This implies small angle is a vector quantity. Small angle is a vector. Small angle is a vector. अब मैं अगर large angle लेकर देखूं, large angle लेकर देखूं, देखिए दो वेक्टर है मेरे पास, दोनों पैरेलल है। पहले मैंने एंगल लिया था छोटा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब मैं क्या ले रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर। दो एंगल है मेरे पास, ये एक बड़ा एंगल ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? समझ गया। देखो ये दो वेक्टर पहले पैरेलल थे, है ना, ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर, तो वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। अगर ये वाला वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करने के बाद इसके पैरेलल आ जाता है, तो मतलब ये भी वेक्टर होगी, लार्ज एंगल जो होंगे वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले ए वेक्टर लिया, उसमें बी वेक्टर जोड़ा, तो वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। अब मैं बी वेक्टर ले रहा हूं पहले और उसमें ए वेक्टर जोड़ दे रहा हूं। अरे भाई ये बी वेक्टर था, ये वेक्टर था, ये बात समझ में। पहले हमने स्मॉल एंगल लिए थे, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, है ना, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई थी। वहीं दूसरे वेक्टर को मैं पहले बी वेक्टर जोड़ रहा हूँ फिर ए वेक्टर जोड़ रहा हूँ, तो ये दोनों पैरेलल आ गए, मतलब दोनों वेक्टर पहले भी पैरेलल थे स्मॉल एंगल से, और जब स्मॉल एंगल पे इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो दोनों वेक्टर अभी भी पैरेलल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं लार्ज एंगल ले रहा हूँ, ये एक एंगल है ए वेक्टर, ये एक एंगल है बी वेक्टर, समझ रहे हो। तो ये एक वेक्टर था, दोनों पैरेलल थे। अब मैंने लार्ज एंगल लिए हैं, तो ए वेक्टर में जोड़ा बी वेक्टर, तो वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई। अगर ये वेक्टर भी इसके पैरेलल आ गया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करने के बाद, तो हम बोलेंगे ये एक वेक्टर, लार्ज एंगल भी वेक्टर्स होते हैं। तो मैं पहले मैं ले रहा हूं ये बी वेक्टर, फिर मैं कर रहा हूं ए वेक्टर। नहीं ये बात समझ में? अरे भाई ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी वेक्टर ए वेक्टर, समझ रहे हो। तो देखो इसके पैरेलल थोड़ी ना आया, ये परपेंडिकुलर आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो अगर हम देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब ये है कि फॉर लार्ज एंगल्स, लार्ज एंगल्स आर स्केलर। लार्ज एंगल्स को हम क्या लेते हैं, स्केलर मानते हैं, क्योंकि वो ये रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है श्रेया, ये थोड़ा कंसेप्चुअल था, हमारे काम का नहीं था, बट आपने पूछा है तो मैंने सोचा कि ये क्लियर कर दूं। देखो क्या होता है ना, कई बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा श्रेया, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं ना, अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपके, इससे कोई नीट का क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे ना दूसरे बच्चों के सामने अपने आप को बड़ा बताने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछते हैं या फैकल्टी से पूछते हैं, है ना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई फैकल्टी नहीं बता पा रहा तो आप कभी जज मत करना उसको कि यार ये नहीं बता पा रहा है, अरे इसको क्या आता होगा, नहीं ऐसा नहीं, है ना।
बेटा ये काम का भी नहीं है। अब आपको पता चल गया, अच्छी बात है, लेकिन इसकी जगह आप कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकती थी जो एक्चुअल में नीट से रिलेटेड हो बेटा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, हम ऐसे क्वेश्चन पूछें जो नीट स्पेसिफिक हो बेटा। मैं ये सिर्फ श्रेया से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सारे बच्चों से बोल रहा हूँ जो नीट के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज़ 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 डाउट सॉल्विंग में आप ऐसे ही क्वेश्चन भेजा करिए जो आपको लेक्चर से रिलेटेड हो और जो नीट से रिलेटेड हो, ठीक है बेटा। चलो, कई बच्चे मुझसे डेफिनेशन पूछने लगते हैं कि बताओ सर इसकी डेफिनेशन बताओ क्या होगी। अरे बेटा डेफिनेशन अगर मुझे नहीं भी आती है, मान लीजिए अगर मुझे नहीं आती है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा फैकल्टीज़ को जो नहीं आती और जीवन भर तक नहीं आती है। सीखना एक प्रोसेस है, जिंदगी भर आप सीखते रहते हो, मरते दम तक आप सीखते रहते हो। आई मेरी बात समझ में? तो सीखना एक प्रोसेस है। अगर आप डाउट ये सोचकर पूछ रहे हो कि यार मैं इस फैकल्टी को नीचा दिखा दूंगा, तो आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। डाउट आप वही पूछिए जो आपको जेन्युइनली लगता है। कई बच्चे इसलिए डाउट पूछते हैं कि फैकल्टी को नीचे गिरा देंगे, फैकल्टी को नीचा दिखा देंगे, लो हमने डाउट पूछा फैकल्टी को नहीं बना। वो मत करो, है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम लोग एक फैमिली है, आप मुझे सिखा रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, दोनों मिलकर सीख रहे हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही माहौल चलने दो। कुछ बच्चे होते हैं जो इस माहौल को ख़राब करने आ जाते हैं, हमको वो बच्चे नहीं बनना है, ठीक है बेटा। आप तो जानते हैं कि मैं तो मजाकिया किस्म का आदमी हूँ, सीरियस बातें करता नहीं हूँ बस, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें आपको बता दूँ तो वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद फजल कैसे हैं आप? ये बच्चा लगातार डाउट पूछता रहता है और लगातार लेक्चर्स देखता रहता है, मुझे बड़ा प्यार है मोहम्मद फजल से प्यार है मुझे भाई, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। फजल, मेरे को तुम्हारा नाम याद है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, ऐसे ही पढ़ते जाओ। बहुत सारी देखो पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसा क्या होता है, कभी कभी हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेक्चर पे लेक्चर हमको लेने रहते हैं, तो कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। इसमें फजल है, फजल ने मुझे बहुत बार वैसे भी बताया है, कमेंट्स में भी बताया, हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं और फजल के डाउट्स मुझे लगातार मिलते रहते हैं। तो फजल ऐसे ही पढ़ते रहो, मेरा मतलब प्यार तुम्हारे साथ है, बहुत अच्छी रैंक आएगी, पढ़ते रहो, ठीक। अब ये पूछ रहे हैं फजल का जैसे डाउट है कि यहाँ पर आपने डेंसिटी की वैल्यू कैसे निकाल ली। देखिए बेटा यहाँ पर आपको दी नहीं गई है, द वाटर कम्स आउट द रेट ऑफ रो ए वी, है ना, डेंसिटी की वैल्यू मैंने 1000 ली है, ठीक है ना। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है फजल, वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जो निकाल कर बता दी गई है, 1000 kg/m³ होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा होती है 1000 kg/m³। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि एनामोलस बिहेवियर होता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पढ़ेंगे आप, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये एक डेटा गिवन है ना, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, बता दिया जाता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फजल, वेरी गुड, पढ़ते रहिए। श्रेया का क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta, the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge। ओके ठीक है। The force exerted by the wedge on the block is acceleration due to gravity will be। सर इसे हम mg कंपोनेंट में ब्रेक करके क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? श्रेया आपने करके देखा? श्रेया आपने करके देखा? अगर आपने किया होगा तो वो भी बन गया होगा आपसे। फिजिक्स है बेटा, किसी भी तरीके से आंसर निकालो, आंसर आएगा। फिजिक्स है, आंसर आएगा, किसी भी तरीके से करो। चलो सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको हो सकता है पढ़ रही हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है ना। अब आपने उसको एक एक्सेलरेशन दे दिया है a, तो इस पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा बेटा ma, समझ रहे हो। ये मैं ग्राउंड से बैठकर देख रहा था, इसलिए मैंने इस पर सूडो फोर्स का कंपोनेंट नहीं लगाया। यहाँ मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? ग्राउंड पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सूडो फोर्स का कंपोनेंट नहीं लगाया। जब मैं जाकर बैठ जाऊंगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? इस वेज के ऊपर जाकर बैठ जाऊंगा, तो मुझे सारे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, मतलब मुझे सूडो फोर्स को क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सूडो फोर्स तभी आता है जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर बैठो। अभी जब मैं बैठा हुआ हूँ ग्राउंड में, तो मैं यहाँ एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सूडो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं लिया। लेकिन अगर मैं जाकर फ्रेम में बैठ जाऊँ, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो मुझे सूडो फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। यहाँ पर आएगा क्या? mg। अगर ये एंगल थीटा है श्रेया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक। और क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया एक नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज ma, तो ma का भी एक कंपोनेंट आएगा इधर, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सो दिस इज ma, दिस इज ma cos थीटा,
एंड दिस इज एम ए साइन थीटा। यहाँ पर एक कंपोनेंट और आएगा एम ए साइन थीटा। आपको क्या निकालना है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, यानी कि आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा इस केस में? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन कभी मुझसे समझा होगा या आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता है कि इस पर मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि हम अगर इस वेज को क्या कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो बताओ उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जिस पर ये जो मास है ये नीचे नहीं खिसकेगा, ये कहाँ रहेगा? रेस्ट कंडीशन पर बना रहेगा। तो आपने निकाला था a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। अब ये मत पूछना कैसे आया, बहुत 2 बार 3 बार मैंने लेक्चर में बताया, a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। यहाँ पर a दिख रहा है आपको, हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम जी कॉस थीटा और a की जगह पुट करता हूँ क्या? एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हाँ सर, तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा है, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर हो जाएगा एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। समझे ना कैसे लिया? इसको 1 मान लिया, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब देखो एम जी कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा 1, बन जाएगा कि नहीं? तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा। लो, उस तरीके से कर लिया बेटा। ठीक है खुशी? ठीक है श्रेया कर लिया हमने उस तरीके से भी सॉल्व। आ गया एम जी बाय कॉस थीटा। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर आंसर सही निकाला है, देखो मैंने आंसर निकाला है यहाँ एम जी बाय कॉस थीटा, बट टिक देखो गलत मार दिया, एम जी बाय कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, एम जी बाय कॉस थीटा होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर से देखिए, फजल ने फिर से क्वेश्चन पूछा है। फजल मैं बोल रहा हूँ ना, बढ़िया पढ़ रहा है। फजल ने पूछा है सर आपने यहाँ डिफ्रेंसिएशन कैसे किया है? तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, 3 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ टी एक्स, सॉरी ट्वाइस नहीं, t1 x1 प्लस t2 x2 प्लस t3 x3 अप टू tn xn, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया? 0 हो गया। इसको x को t के साथ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dt, है ना। तो t1 ये तो कांस्टेंट है, टेंशन तो कांस्टेंट, ये देखो बनी हुई है, तो dx 1 बाई dt प्लस t2 dx2 बाई dt प्लस t3 dx3 बाई dt इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है। तो ये क्या आ जाएगा? t1 v1 प्लस t2 v2 प्लस t3 v3 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको एक बार रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है फजल, पक्का? हाँ सर। आगे डॉक्टर सनशाइन, बड़ा अच्छा नाम लगा मुझे आपका, डॉक्टर सनशाइन, जो आपने डॉक्टर लगाया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर यू हैव कंसिडर्ड ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा ऊपर की तरफ, बट डोंट वी हैव टू कंसिडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ वी डू सो देन ए इज इक्वल टू -10 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एंड द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 11, क्या है क्वेश्चन, क्या है? व्हेन पैराशूट डिसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें आपको सीधा सीधा बोल दिया है कि डिसेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आप जो बोल रहे हैं, आप यहाँ पर इफेक्टिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस आपने ले लिया नीचे की तरफ और +2 आपने ले लिया जो ऑलरेडी डिसेलरेशन था, है ना। उसने यहाँ पर जो आपको बताया है वो डिसेलरेशन ही बता दिया है, तो आप उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन किसी ने पहले भी पूछा था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ डिसेलरेशन उसने जब देकर रखा हुआ है आपको, तो आपको ये इफेक्टिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये क्या है? आयशा शर्मा पूछ रही हैं, सर वेयर आर दी बेसिक्स डिफरेंशिएशन थ्रू विच वी कैन ईजिली नो द फॉर्मूलाज फ्रॉम बेसिक, बिकॉज विदाउट बेसिक्स आई कैन अंडरस्टैंड दिस। बेटा देखो, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर,
क्या हूँ मैं आपका? फिजिक्स टीचर, है ना। अगर मैं आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाने लग गया, अगर मैं आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाने लग गया, तो फिर लग जाएंगे हमारे। समझ रहे हो कि नहीं? इतना वास्ट है डिफरेंशिएशन, इतना वास्ट है इंटीग्रेशन कि मैं वो आपको पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा। जो बात सच है वो तो है ना। इसलिए तो आपके मैथ्स के फैकल्टी अलग होते हैं, है ना। अब आप ये बोलोगे कि सर हम तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेटा नीट के लिए जितनी रिक्वायर्ड मैथ्स है उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, है। ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज आपको बुक्स में मिल जाएंगे, और इतना ही आपको कम से कम, देखो मैं तो ये भी बता दूं आपको, देखो ध्यान से सुनो, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आपको और कम कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कि ये फॉर्मूले मत देखो, मत याद करो, ठीक। और क्या, ठीक है, बाकी आप याद कर लो, है ना। ये क्या है, ये फॉर्मूले ऑलरेडी डिराइव्ड है यार। 1 + 1 2 होता है। 1 कहाँ से आया, अब आप मुझसे ये थोड़ी ना पूछ सकते हो 1 कहाँ से आया, ये आप थोड़ी ना पूछ सकते हो। गिनती है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। ए से लेके जेड तक जो चीज़ें वो आई कहाँ से, थोड़ी ना, ये तो मुझे भी नहीं पता ए कहाँ से आया, लेकिन ए से जेड तक की जो चीज़ें हैं वो तो आपको याद रखनी पड़ेंगी ना भाई। क्लियर है ना। तो यार ये आप, अगर आप मुझसे सोचोगे कि मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा दूं बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है ना। तो मैं जो लेक्चर में भी आपको बोलता रहता हूँ ना कि बेटा इतना तो आपको पता होना चाहिए, वो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछो, वो आप मैथ्स के लेक्चर देखो, मैथ्स के लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मेरी भी तो कुछ मुसीबत है, मेरी भी तो कुछ मजबूरी है, आप प्लीज़ समझो मैं कैसे आपको पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दूँ। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बेसिक मैथ्स ये बता दी थी कि जो आपको काम आएगी किसमें, फिजिक्स में। अब वो अलग से पूरा का पूरा डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसा समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें, मुकेश झा बोल रहे हैं कि tan 40 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। मुकेश आपको tan 40 की वैल्यू जनरली दी जाएगी, है ना। tan 40 की वैल्यू जनरली आपको दी जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि साइन क्या बोलते हैं 35 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, है ना, इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं इस पर एक वीडियो सोच रहा हूँ कि निकाल लूँ। बहुत सारे बच्चों को शायद ही आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया हुआ है क्या रिगार्डिंग दिस, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इस पर सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बना दूँ कि साइन 35 और इन सब की वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों जिनको डाउट होगा इस पर, उनकी हेल्प हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छा आइडिया है मुकेश, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, उन बच्चों के लिए यार मैं बार बार यही बोलूँगा कि यार प्लीज़ जो पूरी बुक की फ़ोटो खींच कर मुझे भेज देते हैं, ऐसा मत करो, है ना, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं कि पूरी बुक सॉल्व करने बैठे। इसके लिए आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो डाउट आ रहा है बच्चों से पूछिए, मैं उनको बोलूँगा कि वो साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें आपके जो आप डाउट्स में भेज रहे हैं। सर हम दोनों केस के लिए लास्ट सेकंड सेम कैसे ले सकते हैं, फर्स्ट में कम से, ये यार मैंने लास्ट क्लास में तो डिस्कस किया था, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है उज्जवल। देखो आप लास्ट डाउट सॉल्विंग में सेम डाउट था, मैंने ये डिस्कस किया है। इसमें शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन में उसने ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। उसने बोला कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी दूसरी बार में, अगर आप शटल को 200 मीटर पर सेकेंड से भेजोगे ऊपर की तरफ, तो वो जो पहले वाले केस में लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट दिखा रही थी 3 मीटर का, वो उसी लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। ये बात समझे। पहले वाले केस में क्या था, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था जब आपने शटल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था लास्ट सेकंड में। तो मैंने 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर और 50 मीटर की इनिशियल स्पीड पर, मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड पर, मैंने आपको वो टाइम निकाल कर बताया जो कि इसका लास्ट सेकंड था। इतने ही लास्ट सेकंड में हमने फाइंड आउट किया है कि अगर 200 मीटर की स्पीड होती तो इतने लास्ट सेकंड में टी की इस वैल्यू पर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन की इंग्लिश में थोड़ा सा शायद दिक्कत होगी, बट एक्चुअल में जो किया है वो हमने ये किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सृष्टि का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स इन 0.007 इज 1। आंसर इज 1। यहाँ पे 3342 दिया है बेटा, ये ऑप्शन तो मुझे लगता है कि सही नहीं है। एक ऑप्शन इसका सही होता जो कि 1 होता, तो आंसर वही हो जाता, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर 1 है तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। सृष्टि बढ़िया हालचाल, सब कुछ ठीक है, हम मिले थे ना गूगल मीट में। चलो वही वाली सृष्टि है। फजल ने फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछा है, बलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, अच्छा हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन। फजल, जो बलून नीचे की तरफ आ रहा है, उस बलून पर नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना। एयर के कारण उस पर एक बाइंड फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है, वही अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पर मैंने F लगा दिया, है ना, क्योंकि एक फ्लूइड है ना, फ्लूइड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हो तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
फिर से फजल का ही क्वेश्चन है। अच्छा फजल छोड़ नहीं रहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया फजल। रेट ऑफ मास ऑफ द गैस एमिटेड रेयर फ्रॉम रेयर ऑफ द रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg पर सेकेंड। आपको dm/dt दे दिया गया है, dm/dt दिया है 0.1 kg पर सेकेंड, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मास ऑफ द रॉकेट दिया है आपको 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट आपसे पूछा है क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने जिस तरीके से किया है आपको समझ नहीं आया फजल, लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखोगे तो वो यही है, आपको समझ में आएगा। देखना आप जो पूछ रहे हो बिल्कुल सही डाउट है, लेकिन आप देखो आपके तरीके से मैं करूंगा और इस तरीके से करूंगा तो सेम आंसर है। देखिए सुनिएगा, आपका कंसेप्ट एकदम सही है। यहाँ पर मास क्योंकि रॉकेट का बहुत छोटा है तो कोई दिक्कत हमको वैसे होने वाली नहीं है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि एक रॉकेट है फजल, एक रॉकेट है, रॉकेट में से जो वेलोसिटी ऑफ गैस निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट नीचे की तरफ वो आपको दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अगर हम रॉकेट और ये गैस वैस को सिस्टम मान लें तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। मोमेंटम ऑफ द रॉकेट क्या है, कंजर्व्ड है। मोमेंटम ऑफ द रॉकेट अगर कंजर्व्ड है तो हम लिख सकते हैं, यही मेरी बात समझ में। अरे भाई नेट फोर्स क्या है, इसको एक सिस्टम मान लो, थर्ड लॉ ऑफ क्या था, थर्ड लॉ ऑफ हमारा वो था ना न्यूटन का थर्ड लॉ, उसी के बेस पे तो काम करता है ये, ठीक है ना। ओके आप ये बोल रहे हो, मैं आपके डाउट पे जाता हूँ, सब तो छोड़ो, आपके डाउट पे जाता हूँ कि सर आपने यहाँ पर F = ma क्यों लगा दिया, मास कांस्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं ये तो लगा सकता हूँ, ये तो लगा सकता हूँ ना फजल, हाँ सर लगा सकते हैं। F = ऐसा लिख सकता हूँ m dv/dt प्लस v dm/dt। बेटा ये तो लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, ठीक है भाई। अच्छा ये m dv/dt क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, dv/dt क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। अच्छा प्लस v की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 50 मीटर पर सेकेंड, और dm/dt आपके लिए कितना दिया है, 0.1 kg पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो मास ऑफ द रॉकेट है 2, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट आपको निकालना है, प्लस ये पॉइंट से 0 कट गया, कितना आ गया 5, ठीक है ना। ये इधर आप ले जाओगे तो -5 = ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ r, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कितना आ गया, -5/2 आ गया, यानी कि -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस माइनस का मतलब ये है कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया कितना, 2.5। तो देखो बेटा मैंने वैसे नहीं ऐसे कर दिया, की बात तो है। कुल मिलाकर हो क्या रहा है, m × a = v × dm/dt है। m × a इज नथिंग बट फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। अब आप ऐसे करो, मैंने एक स्टेप वहाँ का मिस नहीं मतलब स्किप कर दिया, मैंने कहा ठीक है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं फजल, अगर आपको ये डाउट आया तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है ना। ये आपका डाउट था, इसी डाउट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि हमने F = ma नहीं लगाया, हमने F = dmv/dt लगा दिया, चलेगा, ठीक है फजल। थैंक यू वेरी मच ये डाउट पूछने के लिए। आई होप बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट आया होगा तो ये क्लियर हो गया है। फजल आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन के नीचे जाकर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फजल, सुन लो मेरी बात, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारे बीच में एक अच्छे स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर के कमेंट में जाकर बता देंगे कि सर ये डाउट क्लियर हो गया, अगर किसी और ने भी डाउट पूछा होगा तो, या आप ही जाकर कमेंट कर दीजिएगा कि सर ने इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। सब बच्चे करेंगे, अरे फजल नहीं, हर बच्चा करेगा, हर बच्चे को जहां पर लेक्चर के जिस क्वेश्चन से डाउट आया है वो जाएगा और उस लेक्चर के कमेंट में जाकर पिन करेगा, अपने कमेंट को डालेगा और बोलेगा कि सर के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फलाने का जो मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया है डाउट सेशन में। बेटा इतना करना पड़ेगा यार, हमको भी तो पता चले कि यार हमारा डाउट सेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। खुशी सर हमने सिर्फ उसी क्वाड्रेंट में ग्राफ क्यों बनाया, दूसरे क्वाड्रेंट में क्यों नहीं, समझ नहीं आया। खुशी आप लेक्चर अच्छे से नहीं देख रही हैं, इसका मतलब आप लेक्चर बिल्कुल अच्छे से नहीं देख रही हैं। फील्ड जो होती है वो होती है KQ/r² का, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। हमने माना था कि इस डायरेक्शन की फील्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन की फील्ड को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड आती है वो टुवर्ड्स द चार्ज आती है, टुवर्ड्स द चार्ज जो फील्ड है उसको हम क्या लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल। तो हमने इस साइड में हमने कैसे बनाया है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाया है फील्ड को। फील्ड इसमें पॉजिटिव है ना, देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पर फील्ड है, ये
पॉजिटिव है कि नहीं है। और आप जब इधर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ये होती है, इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव बोलते हो, तो फील्ड नेगेटिव हो गई। तो फील्ड नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है ना, फील्ड नेगेटिव यहाँ पर है, तो आपका जो ग्राफ बना है वो इधर बना है। ऐसा मत करो खुशी, लेक्चर अच्छे से देखो, यहाँ मैंने चीख चीख कर आपको समझाया है, ठीक है। खुशी पढ़ो अच्छे से, फालतू के डाउट नहीं आने चाहिए। कोई डाउट है क्या है? लेक्चर देखोगे सुनोगे कान से तो समझ में आएगा ना सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जैसे देखिए अंशुल, ये अंशुल आप अंशुल ये तुम उत्तराखंड वाले हो क्या, देहरादून वाले, उत्तराखंड वाले, अपनी बात हुई थी गूगल मीट पे, वही अंशुल हो क्या तुम? हाँ वही अंशुल है, मुझे पता है तुम वही अंशुल हो। अंशुल अपना डाउट तो भेजो बेटा, ऐसे गोला बना के भेज दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। नीचे डाउट रिमार्क होता है, रिमार्क में आपको अपना डाउट लिखकर भेजना होता है कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। ऐसे खाली स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना। चलो अगली बार भेजना। खुशी का फिर से डाउट आया जेईई मेंस के क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.2। अब देखो खुशी कितनों बिल्कुल अच्छे से पढ़ नहीं रही हो, इसका मतलब खुशी बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ रही हो। आपको बोला है एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स, आप बोल रही हो मल्टीप्लाई करके भी तो निकाल सकते थे। लो 5.29 इंटू 7 आपने किया, ठीक है ना। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो फाइनल आंसर होता है उसको आप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हो, राउंड ऑफ करते हो। इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 7 में है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, रूल के हिसाब से 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन में 1 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा। अरे भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं अरे भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना खुशी कि हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, तो जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना पड़ेगा आंसर को। तो यहाँ पर आंसर में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस में, डेसिमल के 2 प्लेसेस में। इसमें आप देखो डेसिमल के 2 प्लेस किस में है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, इसलिए आंसर हो गया है, ठीक है ना। आप लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो ये लेक्चर में मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको समझाया है, धीरे धीरे समझो उस चीज को, ठीक है यार। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो सही बात, हमें नीट निकालना है, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है ना। नीट निकालने से पहले आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि आपने नीट निकाल लिया है, आप बाकी बच्चों के लेवल से अलग हो, आप बाकी बच्चों की प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है उससे आपकी स्ट्रैटेजी अलग है। आप काफी अलग स्टैंड करते हो उन बच्चों से जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, इतने बेसिक से डाउट अगर आपको आते हैं तो ये गलत बात है। मतलब ये है कि आप लेक्चर अच्छे से नहीं सुन रहे हो। मैं लेक्चर में इतने धीरे धीरे, मुझे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप और जल्दी पढ़ाओ। अरे यार कैसे जल्दी पढ़ाओ, अगर मैं इतना स्लो पढ़ाने के बाद भी अगर आप कंसेप्ट मिस कर दे रहे हो तो फिर कैसे चलेगा। खुशी ऐसे नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़ाई करो, लेक्चर को अच्छे से सुनो क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखिए औरंगजेब बताना तो चाहिए डाउट क्या है, बताना तो चाहिए डाउट क्या है इसमें। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैंने वैसे भी सॉल्व कराया हुआ है आपको, अब यहाँ पर वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, क्या सेंस निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन में मुझे बीच में बताओ ना कि मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया सर, मुझे ये नहीं समझ में आया, यहाँ लिख कर बताओ मुझे, तो मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, है ना। ऐसा मत करो आपकी पूरा का पूरा भेज दिया। एक बच्चा है, नाम मैं भूल नहीं लूंगा उसका, उसने पूरी बुक यार कॉपी फोटो खींच के भेज दी, है ना। और सर ये 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। अरे भाई तो सॉल्व करो ना। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि मैं ही सब कुछ आपको करके दूं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार। आप फिर प्रिपरेशन थोड़ी ना कर रहे हो। अगर आप अपना दिमाग नहीं यूज करोगे तो प्रिपरेशन का है कि मैं आपके साथ में थोड़ा ना एग्जाम देने जाऊंगा। वहां आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो यहाँ करा रहा हूँ, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे, दिमाग आपको ही चलाना पड़ेगा। ऐसा मत करो प्लीज, है ना। चलो फिर से खुशी का डाउट है। खुशी बोल रही है सर यहाँ पे 45 डिग्री ही क्यों लिया है आपने और कैसे लिया आपने। अब खुशी है इतनी, ये कोई डाउट पूछने वाली चीज है। वेक्टर नहीं पढ़ा है, वेक्टर पढ़ी होती तो ये पता चल जाता। मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम लोग ऐसे डाउट पूछते हो ना, मैं अपना लेक्चर छोड़ छोड़ के डाउट सेशन रिकॉर्ड करने आ जाता हूं, तुम लोग ऐसा करते हो। ये कोई डाउट पूछने वाली चीज है। अब आप ये देखो कि यहां पर एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, एक वेक्टर 90 डिग्री पर है, ये दूसरा वेक्टर है भाई 10 मीटर पर सेकेंड का।
दिख रहा है आपको, ये 10 मीटर पर सेकंड का वेक्टर है, ये 10 मीटर पर सेकंड का वेक्टर है, दोनों 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है ना। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उनके बीच से आता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो उनके बीच से आता है, तो 45 डिग्री का एंगल ही तो बनेगा यार, कैसी बात कर रही हो है। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे, यहाँ पे इसको आपने पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये आपका थीटा था, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 10, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1, tan थीटा 1 के बराबर आया, मतलब थीटा कितना हो गया है 45 डिग्री हो गया, थीटा कितना हो गया है 45 डिग्री हो गया। लो अब आप बोल रही हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री क्यों ले लिया आपने, यार ये तो फिर बहुत बेसिक सी बात है ना। हम यहाँ पर AIPMT 2015 का क्वेश्चन करने आए हैं और आप यहाँ पर इस चीज में फंस गए हो। ये तो वेक्टर में पढ़ चुके हैं, पहले ही क्लियर कर चुके हैं। मैं इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा खुशी, मतलब ठीक है मैं आप लोग को हर चीज बताने की कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं कि आपको 0 से लेके हीरो तक के लेवल का पढ़ाऊंगा, लेकिन यार आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई डाउट होता है पूछने वाला, गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो बनेगा भी नहीं कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से खुशी नहीं है, फिर से डाउट पूछ लिया आपने। क्या पूछा है आपने, देखो सर यहाँ पे -q एंड +q पे अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए। अरे बाबा +q पर हमेशा वो, ये कोई मैं आपको जब ये बना रहा हूँ ना तभी समझा रहा हूँ कि यहाँ पर +q चार्ज है, यहाँ पर -q चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो भैया अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, -q × e। आप क्या पूछ रही हैं, सर यहाँ पे -q एंड +q पे अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, तो अपन ने रिपल्सिव फोर्स क्यों लगाया है? कौन सा रिपल्सिव फोर्स, कौन सा रिपल्सिव फोर्स? अरे भाई ये माइनस इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ऐसा बोल रही है? अरे भाई मैं फील्ड के कारण इस पर आने वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ। खुशी ये तो फालतू के डाउट है, ये कोई डाउट थोड़ी ना होना चाहिए। डाउट तो क्वेश्चंस में आपको आने चाहिए। क्या है ये तो मैं आपको बताते बताते चल रहा हूँ कि यार एक डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, ये डायपोल रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज का, इसको मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस फील्ड के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स आएगा? तो ये आया था F = Q × E। ये जो फोर्स आया है इस चार्ज के कारण थोड़ी ना आया है? फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स कितना आएगा? फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, तो F = -Q × E आएगा। ये फील्ड के कारण हो रहा है जो हो रहा है। लेक्चर में बताता चल रहा हूं मैं आपको, फिर भी आप ऐसा कर रही हैं यार, खुशी गलत बात है। फजल डाउट पूछ रहे हैं, हाँ फजल ये आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा है। यहाँ पर मैंने शायद जल्दबाजी में मेरी खुद से गलती हो गई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। फजल ने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पर m पर नीचे mg लगेगा, इधर 2mg लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप a वाले केस को देखेंगे तो a वाले केस के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं, ऊपर लगेगा टेंशन T, नीचे लगेगा 2mg, ट्वाइस ऑफ mg। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ mg माइनस T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ट्वाइस ऑफ m इंटू एक्सेलरेशन। ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने इस वाले मास की इक्वेशन बनाई, ये वाला मास a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे T, ऊपर टेंशन आएगा इसमें T, नीचे आएगा इसका वेट mg, तो T माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन a। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो इससे ये कट जाएगा, 2mg माइनस mg किसके बराबर आ जाएगा? mg के, और 2ma प्लस ma हो जाएगा 3ma के बराबर, तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी g/3। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? g/3। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो ये वाला पुली है, इस पर जो ये मास अटके हुआ है, ये ऊपर जा रहा है g/3 से, ये नीचे आ रहा है g/3 से, ठीक है ना। फजल बिल्कुल थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पकड़ा है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी गलती सुधारी है। प्लीज़ जाकर इतना सा काम मेरा और कर दीजिए कि इस लेक्चर में जाकर कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 61 में सर ने डाउट सॉल्विंग में क्लियर कर दिया है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, इसको देखेंगे अब, हनाई वाले केस को देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इस मास को खींच रहा है कौन सा फोर्स? 2mg। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो 2mg का हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ रहा है a', है ना, और वो कितना होगा? ऊपर की तरफ 2mg है, नीचे की तरफ mg है, तो आप बोल सकते हो 2mg माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू a', ठीक है ना। m गया, 2g माइनस g कितना हो जाएगा? g के बराबर इज इक्वल्स टू a', ठीक है ना। तो ये जो a' है उसकी वैल्यू आई है g के बराबर, और ये जो एक्सेलरेशन आया है g/3 आया है, मतलब a' क्या है? a' बड़ा है a से,
ए डैश बड़ा है ए से, क्योंकि ए डैश की वैल्यू जी के बराबर है और ए की वैल्यू g/3 के बराबर है, तो ए डैश क्या है, ए से बड़ा है। तो यहाँ पर पूछा है जी इज द एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m इन केस ए, केस ए लेस देन दैट इन केस बी। ठीक है, तो केस ए में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, केस बी से कम है। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। यहाँ पर आना चाहिए था जी, यहाँ पर आना चाहिए था जी, ठीक है ना, 2mg माइनस mg होना चाहिए था और कट जाना चाहिए था। ठीक है, सही है। तो यहाँ लेस देन दैट इन केस बी तो है ही, बट यहाँ पर जो एक्चुअल सोल्यूशन होगा वो ये होगा। ठीक है, थैंक यू फजल, थैंक यू सो मच फजल, आई लव यू फजल, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से लेक्चर देख रहे हैं, थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, खुशी कुमारी, खुशी बहुत सारी हैं क्या, खुशी शर्मा, खुशी कुमारी, हाँ, जी मेजर्ड एंड जी एक्चुअल में जो प्रोसेस किया है सर आपने वो मुझे समझ नहीं आया, आपने जी मेजर से जी एक्चुअल क्यों सब्ट्रैक्ट किया? हमको एरर निकालना है ना खुशी। एरर क्या होता है, एरर क्या होता है भैया? हमने देखा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड था एक तो जी एक्चुअल और एक हमने निकाला जी मेजर्ड। समझी कि नहीं समझी? हाँ सर समझी, बिल्कुल समझी। आपने जी मेजर्ड कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई उसकी वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है कि एक्चुअल में जो आपको दिया गया है वो ये है, तो आपने एक्चुअल में जो वैल्यू आई और आपने मेजरमेंट कुछ किया, मान लीजिए आप लैब में गए, ठीक है ना, लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किए, लैब में आपने जब एक्सपेरिमेंट किए तो आपका एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ गया 9.8596। ठीक है, अब आप अपने मास्टर के पास गए, आपने बोला कि मैंने जो रिजल्ट निकाला है एक्सपेरिमेंट के बाद वो 9.8596 आया है। लेकिन जो मास्टर था, लैब अटेंडेंट था, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, जो हमने मेजर करके वैल्यू रखी हुई है वो तो आई है 9.77, तो तुम्हारा एरर है। तो परसेंटेज एरर कितना होगा? तो आपने बोला अच्छा, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको माइनस कर दिया हमने मेजर्ड वैल्यू से, डिवाइड कर दिया हमने एक्चुअल वैल्यू से, हमने परसेंटेज एरर निकाल लिया। एरर क्या होता है भाई? जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको माइनस कर दो मेजर्ड वैल्यू से। समझ रहे हो कि नहीं? माइनस में आ जाएगी अगर आप बोलोगे मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना, आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके आपने कोई वैल्यू निकाल कर दी, आपके जो लैब में अटेंडेंट बैठा था उसने बोला कि नहीं यार एक्चुअल वैल्यू तो ये आ रही है, तो एरर कितना आया, माइनस कर दो, डिवाइड, परसेंटेज बोला तो डिवाइड कर दिया एक्चुअल वैल्यू से, आंसर आ गया। समझी नहीं समझी? ये हुआ है खुशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आस्था पांडे ने पूछा है, अब देखिए आप खुद समझिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट। अब ये देखिए उसने खुद ही आपको डिराइव करके देखिए, आप इसमें मुझसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं इसमें आपको क्या बता दूं? आपने देखिए भेजा भी है तो आधा भेजा है, पूरा भेज देते कम से कम। यहाँ पर नीचे रिमार्क होता है बेटा, रिमार्क में लिखा करो कि डाउट क्या है। इसमें मुझे समझ में नहीं आता ना कि आपका डाउट एक्चुअल में क्या है। प्लीज़ ऐसा मत किया, अगर वो वेस्ट हो जाता है आपका डाउट, आप कोई अच्छे डाउट भी भेज सकते थे। नेक्स्ट अंकिता पटेल ने पूछा है प्लीज सॉल्व दिस सर। अब इसमें मैं क्या सॉल्व करूं अंकिता? आपने पूछा है वाई देयर इज नेगेटिव साइन इन 20 मीटर। कहां पे नेगेटिव साइन बेटा? मुझे तो समझ नहीं आया। -20 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर आप नीचे की तरफ लोगे तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आप -20 ले लेते हो, है ना, क्योंकि आपका साइन मेरे ख्याल से आप जो पूछ रही हो यही पूछ रही है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन में, हम ये पॉजिटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन में, ये नेगेटिव लेते हैं। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ नाप रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव बोलोगे। आई होप आप यही पूछ रही होंगी आस्था। ठीक है, नेक्स्ट ऋतिका भट्ट ने पूछा है क्वेश्चन। ऋतिका, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा? x इज इक्वल्स टू 4t माइनस 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी a इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस है, प्लस a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 to the 4ab। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू 4t माइनस 8 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 4at माइनस 480। ये आपका इक्वेशन आ गई। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कोई एक ही सही होने वाला है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4। हम dx बाई dt निकाल लेते हैं, यानी कि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 4, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ 80, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं इनिशियल t इज इक्वल्स टू 0 पुट करके, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, तो आ जाएगा कितना 4 माइनस 4a। तो क्या t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 4 आ रही है क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है 4 माइनस 4a।
तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, सरासर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt कर दो तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 0, किसको डिफरेंशिएट किया, हाँ सॉरी इसको डिफरेंशिएट करना है ना, वेलोसिटी की इक्वेशन ये आई है, तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 0 प्लस ट्वाइस ऑफ a, ये भी कांस्टेंट था तो -0। तो आप देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ a के बराबर। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। अब तीसरा आप निकाल कर देखना गलत होगा, चौथा आप निकाल कर देखना गलत है ना, निकाल कर देखना, चौथा तो गलत ही है, सेकंड ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा रितिका। नेक्स्ट श्रेया मिश्रा, सर इसे सिस्टम मान के कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पर आप इसको एक सिस्टम मान लो, इस ट्रॉली को माला मेथड उतार के रख दिया है ना, यहाँ पर लग रहा है इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, इस पे लग रहा है यहाँ अंदर की तरफ बाहर की तरफ 30 न्यूटन का फोर्स, बाकी तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा टेंशन, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टेंशन भी आपको निकालना है, कोई बात नहीं, आप एक्सेलरेशन निकाल लो फिर टेंशन निकाल लेना। टेंशन अंदर की तरफ ये लग रही है टी, फ्रिक्शन फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल आप सही सोच रही हैं श्रेया, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे। नेक्स्ट देखो ऐसे होते हैं डाउट, आप कम से कम क्वेश्चन भेजो ना कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है ना, आप डाउट भी देख लिए सर इसे इस सिस्टम में इसे सिस्टम मान के कर सकते हैं, ये देखो उसने नीचे लिखकर भी पूछा है, श्रेया वेरी गुड, ऐसे ही डाउट पूछना है सारे बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट फिर से रितिका का है डाउट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस बिलो। इनकरेक्ट बताओ और करेक्ट बताओ। एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम, गलत, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, पाथ लेंथ नहीं आता है, एवरेज स्पीड में आता है पाथ लेंथ, ठीक है ना, पहला ऑप्शन गलत है। इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, बिल्कुल सही, जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा होगी, कभी भी उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे भाई वेलोसिटी है बट स्पीड नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, वेलोसिटी है तो स्पीड भी होगी। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, हमेशा ऐसा सही नहीं है, हमेशा बोलना ये सही नहीं है, तो मैं तो ये बोलूंगा भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आर दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलो बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्या है, सृष्टि भारद्वाज, एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये क्या जरूरत है इस क्वेश्चन की, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सुन लीजिए, चलिए वही बता देता हूं मैं आपको। अगर 194200 लिखा हुआ है ना, मैं इसको लिख सकता हूं 1.94 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵, ऐसा लिख दूं 1.94 इंटू 10⁵। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मतलब ठीक है, आपने पूछा मैंने आपको बता दिया, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यूट्यूब पर जाइएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है इसमें आधे घंटे का, यूट्यूब पर जाकर लिखिएगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन मैग्नेट ब्रेन्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा आप सर्च करिएगा, आपको एक बहुत प्यारा सा वीडियो मिलेगा सृष्टि, आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा समझाया है। नेक्स्ट, रितिका भट्ट का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -3t² + 7t, ठीक है ना, आगे पीछे करके लिख लिया है। हमको निकालना है एवरेज स्पीड, निकालना है। एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता क्या है बताएगा कोई मुझे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आप पहले x में t की वैल्यू पुट करो 0 और फिर आप x में t की वैल्यू पुट करो 4 सेकंड, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आप x की वैल्यू निकालो 4 सेकंड पे, x की वैल्यू निकालो 0 पे और टोटल टाइम 4 सेकंड से उसको डिवाइड कर दो। चलिए देखते हैं, जब मैं x4 निकालता हूँ, जब मैं x4 निकाल रहा हूँ, 4 की वैल्यू रख रहा हूँ t की जगह, तो 7 चौको 28 -4 चौको 16 या 48 -48, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया -20 है ना, 38 48, ठीक है, -20 मीटर बोल दो। और जब आपने x0 पुट किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर t की जगह 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आ गई।
इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका ओरिजिन है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल इधर है और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपका पार्टिकल कहाँ आ गया है, इधर आ गया है। आपका पार्टिकल किधर आ गया है, इस डायरेक्शन में आ गया है 20 मीटर पे। ठीक है, माइनस आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कितना आ गया है, 20 मीटर पे। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो कितना होगा। तो यार यहाँ पर आप देखिए, हम गए हैं उस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में हम गए हुए हैं। तो आप देख लिए आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 से लेके यहाँ तक में माइनस माइनस छोड़ो, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। 0 से आपने स्टार्ट किया, आप कहाँ आ गए, 20 मीटर तक आ गए। कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से इसका आंसर 5 मीटर पर सेकंड होगा। एवरेज स्पीड आप माइनस में मत लेना, एवरेज स्पीड माइनस में मत लेना, माइनस में नहीं आएगी। चलो 5 मीटर पर सेकंड इज दी आंसर। हर्षिता शर्मा, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज, रेंज ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, रेंज ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिस्टमैटिक एरर, ये टॉपिक क्यों नहीं कराए? वाई यू डोंट अपलोड वीडियो ऑफ अबव मेंशन टॉपिक? क्योंकि ये नीट स्पेसिफिक नहीं है हर्षिता। नीट के क्वेश्चन आए होंगे तो हम उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अगर नीट के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे तो हम, यार ये चैनल जो है ये नीट स्पेसिफिक है बेटा। आप एनसीईआरटी लेकर मत बैठा करो कि यार एनसीईआरटी खोली और कंपेयर करने लगे। पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, आप पढ़ोगे नहीं। आप क्या करोगे, कमेंट कर दिया, फटाक से जाकर कमेंट कर दिया कि अरे सर ने नहीं पढ़ा है, अरे सर ने नहीं पढ़ा है। अरे हमने भी तो रिसर्च की हुई है, हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो जानते हैं कि नीट के लिए क्या ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसको उचकाना है हमको। यार टाइम इतना वेस्ट करेंगे इसके ऊपर तो हम कब टाइम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमको नंबर मिलने वाले हैं। मैं आपको ये प्रूफ कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैंने आपको सब पढ़ा दिया। वो अच्छा टीचर होता भी नहीं है जो सब कुछ पढ़ा दे, समझ रहे हो कि नहीं। पढ़ाने के लिए तो ऐसे इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा दूँ। लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि हमारे पास जो टाइम लिमिट है उसमें हम नीट के हिसाब से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी भी तो मेहनत है, समझा करो आप इस चीज़। जो आप इस तरीके से लिख देते हो ना, बहुत गुस्सा आता है। ये टॉपिक्स क्यों नहीं कराए? मैं चाहता तो ये हटा देता, ये जो आपने भेजा है ना मुझे, ये मैं यहाँ से हटवा देता। आपको भी नहीं पता चलता, किसी को भी नहीं पता चलता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने क्या रहूँ, बिल्कुल सच्चा रहूँ। नाम सत्यम है मेरा, सच्चा और एकदम स्पष्ट रहूँ, क्लियर रहूँ, ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आए, मुझे भी सारी चीज़ें बताने में मज़ा आए। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको कराई जा रही है। कंपैरिजन मत करिए, उठा के मत चेक करिए कि अरे यार ये टॉपिक नहीं था, वो टॉपिक नहीं था। अरे जो पढ़ाया वो तुमने पढ़ लिया। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मुझे आज बहुत दिमाग खराब हो रहा है। एक तो फालतू के डाउट्स में देख रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन कुछ ही लोगों ने भेजे हैं, जैसे एक फजल है, एक सपना कुमारी है। इन लोग बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं डाउट सेशन का। ठीक, सपना कुमारी आ गई है, ये डाउट पूछा है। देखिए, अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, वैसे मुझे ऐसा याद आ रहा है सपना। अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें मैं आपको हिंट दे दूंगा तो आपको बन जाएगा सपना की पूरा करके बताओ। यार मैं हिंट दे देता हूँ यार, थोड़ी मेहनत तो आप भी करो। बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है आपको, मान लीजिए 3D डिस्टेंस दिया है, और इसमें बोला है 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो 3 मीटर पर सेकेंड से। टाइम लग रहा है t1। 3 मीटर पर सेकेंड से आप कवर कर रहे हो, तो ये वेलोसिटी है, और टाइम लग रहा है आपको t1। ठीक है ना। ओके, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम एंड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए t2 टाइम के लिए आप चले तो हाफ ऑफ द टाइम, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो यहाँ भी t2 टाइम होगा, यहाँ भी t2 टाइम होगा। यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो। आई मेरी बात समझ में? तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बता सकते हो? 4 × t2। ये डिस्टेंस कितना हुआ बता सकते हो? 3 × नहीं, 4 और 5 था। 4 और 5 है बेटा, 4 और 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ? स्पीड इंटू टाइम, तो ये 4 × t2, यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम तो 5 × t2, तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ, है ना। अगर ये d था तो ये कितना था? 2d। रिमेनिंग डिस्टेंस 2d आपने कवर किया है, 4t2 + 5t2। अरे हाँ कि ना, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो 4t2 + 5t2 ये किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ d के बराबर हो जाएगा। बात मेरी समझे ही नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ये हो जाएगा 9t2 = 2d, यानी t2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2d/9 आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। t1 कितना आएगा? t1 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? आपने d ट्रैवल की है, किस स्पीड से करी है? 3 से करी है, तो t1 की वैल्यू d/3 आ गई। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 3d अपॉन टोटल टाइम t1 + ट्वाइस ऑफ t2।
है ना, t1 टाइम के लिए चले, फिर t2 के लिए चले, फिर t2 के लिए चले, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ t2 लिख दिया मैंने, तो हो गया 3 टाइम्स ऑफ d डिवाइड बाई t1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d/3 वहां निकाली है मैंने, प्लस इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ t2 की वैल्यू कितनी आई है 2d/9, 2d/9 है, तो 2 ट्वाइस ऑफ t2 कितना हो जाएगा 4d/9, 4d/9, तो d गया, कितना बचा 3/1/3 प्लस 4/9, ठीक है। तो हो जाएगा 9 तिया 27 तिया 81, 9 तिया 27 23, 9 तिया 27 23, ठीक है, 9 तिया 27 हो जाएगा 9 एकम 9 प्लस 9 एकम 9 4 तिया 12, 23 तिया 81, 81/9 2 11, 12 और 10 22, ये हो जाएगा 21। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.8 मीटर पर समथिंग आंसर, ठीक है, क्लियर, ओके सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शोएब साहब का क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स बाय, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, आपसे पूछा है क्या, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, F इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर माइनस 40, आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। अच्छा, हम जानते हैं एफ डी टी जो होता है उसका इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, इम्पल्स देता है, अरे हाँ कि ना, इम्पल्स के बराबर होता है, और इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 60 स्क्वायर माइनस 40 का इंटीग्रेशन डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 सेकंड तक, समझे कि नहीं समझे। एफ डी टी आपको इम्पल्स देता है, इम्पल्स ही आपको चेंज इन मोमेंटम बताता है, तो अगर मैं इम्पल्स निकाल लेता हूँ तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 6t³/3, कितना होगा t³/3, 3 से कट जाएगा 6, तो 2t³ हो जाएगा, 2t³, और इसकी लिमिट चढ़ जाएगी 2 से लेके 3 तक, इसका हो जाएगा 4t²/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2t² आ जाएगा, तो 2t², और यहाँ पे लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, 2 से लेके 3 तक, तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा यहाँ से। ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 तिरका 9 तिया 27 माइनस 8 माइनस 2 9 माइनस 4 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। 27 माइनस 8, 9 8 17 19, 19 दूनी 38, तो ये जाएगा कितना 38 माइनस 9 में से 4 गया 5 बचा, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम 38 माइनस 10 अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से 28 kg मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। समझे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन किया है, 60 स्क्वायर माइनस 40 dt, यहाँ पर आप देखिए t³ हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बचेगा, यहाँ t² बाय 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बचेगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 माइनस 8 19, 19 दूनी 38, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 इज 5, 5 2 10, 38 माइनस 10 इज 28, तो आंसर हो गया है, ठीक है शोएब। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, रितिका भट्ट ने पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज एज अ फंक्शन ऑफ v। अच्छा, अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, √c1 प्लस c2x दिया है, आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, x के रिस्पेक्ट में आपको दिया है वेरिएशन v का, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, v dv/dx। यार एक्सेलरेशन निकालने के 2 ही तरीके हैं, या तो मैं dv/dt से निकाल लूँ या मैं v dv/dx से निकाल लूँ। अब मुझे यहाँ v वेलोसिटी का वेरिएशन अगर टाइम के साथ दिया होता तो मैं dv/dt लगा देता, लेकिन यहाँ वेलोसिटी का वेरिएशन x के साथ दिया हुआ है तो मैं dv/dx वाला फॉर्मूला उठा लूंगा, वही लगाऊंगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया मैंने, dv/dx निकाला, ठीक है ना। तो ये क्या है, v इज इक्वल टू √c1 प्लस c2x है ना। अगर मैं इसको पूरे को x मान लूँ, इसको अगर मैं पूरे को कैपिटल x मान लूँ, सॉरी कैपिटल x का रूट मान लूँ, अंदर की वैल्यू को मैंने कैपिटल x माना है और उस पर रूट लगा दिया है, ठीक है ना। तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, x की पावर 1/2 है, इसको डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो 1/2 आप बाहर उतारोगे, x की पावर 1/2 माइनस 1 करोगे, 1/2 x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 √x हो जाएगा, ठीक है ना। तो √x का डिफरेंशिएशन याद रखना हमेशा 1/2 √x होता है। तो मैंने अंदर वाली जो वैल्यू थी, अंदर वाली जो वैल्यू है, रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको कैपिटल x मान लिया है भाई, ठीक है ना। c1 प्लस c2x, इसको मैंने क्या मान लिया है, कैपिटल x माना है, तो रूट के अंदर कैपिटल x आ गया। तो अगर मुझे dv/dx निकालना है तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट कैपिटल x, ठीक। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर कितना c1
प्लस C2x। अब यहाँ पर चेन रिएक्शन लगेगी, चेन है क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो C1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस C2x का डिफरेंशिएशन C2, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो dv/dx आपके पास आ गया है। हमको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v को dv/dx से। ध्यान से सुनना, ये वैल्यू क्या है 1/2 रूट, ये वैल्यू क्या है अंडर रूट C1 प्लस C2x क्या है बताओ, अंडर रूट C1 प्लस C2x, इसको आप क्या बोलते हो, v बोलते हो। तो क्या मैं इसको C2/2v बोल सकता हूँ, देखो v इंटू dv/dx को मैं लिख रहा हूँ C2/2 टाइम्स ऑफ v, तो v से v कट गया तो वैल्यू आ गई C2/2, आंसर इज बी। समझे नहीं समझे, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको, इस वैल्यू को आप क्या बोल सकते हो, v नहीं बोल सकते, ये v ही तो है। C2/v हो गया, फिर v से मल्टीप्लाई किया, v कट गया, C2/2 आ गया। ठीक है रितिका, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका क्वेश्चन है, सपना कुमारी ने फिर से एक क्वेश्चन भेजा है। सपना ये MTG के क्वेश्चन है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है आप MTG सॉल्व कर रही हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास 5 ग्राम, देखो अब मैं ये तो आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सपना ये बनना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन, नहीं आ रहा समझ में तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये 5 kg है, नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन। ठीक, ऊपर की तरफ देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। ठीक, यहाँ पर टेंशन है T, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। हमसे क्या पूछा है, एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल, ये एंगल हमको पता करना है। मान लीजिए एंगल थीटा है, ये टेंशन T है, इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ T cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर T sin थीटा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, T sin थीटा 50 के बराबर हो जाएगा, T cos थीटा 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। आंसर निकाल लेना, आंसर निकाल लेना, समझे कि नहीं समझे, इससे आप क्लियरली सॉल्व कर सकते हो, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपासना आर। रूपासना ये क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने, है ना, ये सारी वैल्यूज तो देखो बेटा आपको आनी ही चाहिए, याद ही होना चाहिए। अब आप बोल रही हैं कि sin 300 की वैल्यू इस तरीके से क्यों नहीं निकाली जा सकती, 2π - 60। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, आप इसको 360 - 60 तो बोल रहे हो, sin 360 - 60। अब भाई 360 - 60 यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 60। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही कर रही हैं आप, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट, सृष्टि का क्वेश्चन है रिलेटिव एरर इन Z, रिलेटिव एरर इन Z। डाउट क्या है आपका, सर एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आई फाउंड 2/a व्हेन आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्या रिलेटिव एरर इन Z हमको निकालना है, तो वो क्या होगा बेटा, a² तो 2 उतर के आगे आ जाएगा, डेल्टा a/a हो जाएगा, दिस इज रिलेटिव एरर इन A। तो ये बोल रहा है कि द रिलेटिव एरर इन Z, दिस इज रिलेटिव एरर इन Z इज 2 टाइम्स द एरर इन A, हाफ द एरर इन A, स्क्वायर ऑफ द एरर इन A, स्क्वायर रूट ऑफ द एरर इन A। तो यहाँ पर होगा 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन A, 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन A। सिंपल था, कुछ नहीं था। आगे सपना का फिर से क्वेश्चन आया है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस होज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। यहाँ पर आपको एक मास दिया हुआ है जो कि 10 kg का है। ठीक है भाई, 10 kg का मास दिया हुआ है। अच्छा, उस पे लगा रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना, 100 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप मान लीजिए कितना है, 0.5 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.5 दे दिया है। नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई। हम चेक कर ले कि यार ये जो सरफेस है, ये जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सरफेस, ये मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा भाई, F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी कि 0.5 इंटू 100, एन की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 0.5 इंटू 100, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, कितना हो गया 50 न्यूटन। ठीक है ना, तो पीछे की तरफ कितना फोर्स लग सकता है, मैक्सिमम 50 न्यूटन का। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जैसी कोई बात नहीं दी गई है, तो हम ये मानेंगे, ध्यान से सुनना, कि इस ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ये ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा सकता है, 50 न्यूटन, लेकिन लगने वाला फोर्स अप्लाइड जो है वो तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है। मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लग रहा है 100 माइनस 50, यानी कि 50 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, वो होता है फोर्स बाय मास। फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, मास है 10 kg का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सपना, क्वेश्चन बनना चाहिए था आपको, क्यों नहीं बना, पढ़ा नहीं अच्छे से।
प्लीज सर बताओ आप क्या एक्सपेक्ट करके पढ़ा रहे हो कि हमने ये सब कहाँ पढ़ा होगा। इसे डिफरेंशिएशन में आपने बोला था ये फॉर्मूला तक आपको याद ही होगा, जबकि डिफरेंशिएशन पहली बार पढ़ रहे हैं। तौफिक यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैं आपको फिजिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूले बता सकता हूँ कि यार मैथ्स में इतना तो आपको आना चाहिए कि आप फिजिक्स में फॉर्मूले लगा लो। यार आप मैथ्स भी तो पढ़ोगे ना, थोड़ी मैथ्स तो पढ़ोगे कि कभी कभी नहीं पढ़ोगे? थोड़ी मैथ्स तो पढ़ी होगी ना, कि थोड़ी भी नहीं पढ़ी? तो मैं ये सोचता हूं कि आपने थोड़ी सी, आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। मैं ये बोलता हूं आपसे, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तौफिक, तो आप फॉर्मूले याद कर लो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको अपने बेसिक मैथ्स के लेक्चर में दिखाए हैं। अगर आपको वो नहीं देखना तो मैंने एक और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर 5 घंटे का मैथ्स का वीडियो बनाया है, 5 घंटे का। वो 5 घंटे का मैथ्स का वीडियो देख लो, आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, मतलब मैं ये बोलता हूं कि आपको यार फॉर्मूला तो कम से कम याद कर सकते हो। नहीं, अगर फॉर्मूला भी नहीं याद करते हो तो फिर दिक्कत वाली बात है यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोशन कुमार, अब आप ऐसा नहीं कर सकते रोशन कि आपने 1 2 3 4 फोटो खींच के भेज दी 4 क्वेश्चन की और बोले चारों सर सॉल्व करो। बेटा बताओ तो कि इसमें डाउट क्या है, इस क्वेश्चन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ऐसा मत करो रोशन। आप वेस्ट मत करो अपने डाउट, प्लीज ऐसे गोला मार के या नीचे रिमार्क में बताया करो कि आपको डाउट किस क्वेश्चन में, ऐसे मत भेज दो फोटो खींच के बस। ठीक है, अब जैसे सपना कुमारी को देखो, सपना कुमारी वो बोल रही है कि सर आई हैव डाउट इन क्वेश्चन 34 35 36, तीनों क्वेश्चन में डाउट है। आओ देखते हैं। सपना, फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी थोड़ी ना होती कि दो वेलोसिटी को जोड़ा उसका एवरेज निकाल दिया वो एवरेज वेलोसिटी हो गई क्या? नहीं, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, आपको डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी निकालनी है, कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएट करो सपना, डिफरेंशिएट करो उसको। 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो आपने dr बाई dt कर दिया, यानी कि आप वेलोसिटी निकाल रहे हो। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो ये हो जाएगा 3i कैप, ये हो जाएगा 2 2 4t j कैप प्लस ये कितना था? 5 था ना, ये हो जाएगा 0 नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है 5, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4t j कैप। ये आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ रिलेशन आ गया आपकी वेलोसिटी का। आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पर बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो ये हो जाएगी 3i कैप प्लस यहाँ 1 रखा तो हो जाएगा 4j कैप। लो 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी कि अगर आप वेक्टर को देखोगे तो वेक्टर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि x में आप चलोगे 3, y में आप चलोगे 4, सो दिस इज 4, दिस इज 3। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, नहीं कर सकते क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये थीटा हमको निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तो मुझे बताओ अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 53 होगा ना, है ना? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 53 डिग्री। अब ये मत बोलना कि कैसे आ गई 53, पता है इस पर डाउट आ गए। दो ट्रायंगल याद करने को बोले हैं मैंने कि अगर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये 37 होगा, और अगर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये 37 डिग्री 53 डिग्री होगा। सॉरी, कितना होगा? ये 53 डिग्री होगा। तो बस tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 आया, थीटा की वैल्यू 53 होगी। ठीक है ना, तो ये थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आ गई। ऑप्शन में देखो 53 डिग्री विद दी एक्स एक्सेस, आंसर आ गया 53 डिग्री विद दी एक्स एक्सेस। आगे बोल रहा है इन दी क्वेश्चन नंबर 35 एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt निकाल लो। dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना? प्लस 4j कैप, है ना? तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4j कैप है क्या ऑप्शन में? 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया आपका। ये देखिए, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अब सृष्टि का एक और क्वेश्चन है। सर काइंडली हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज रिपोर्टेड एज 1,57,900, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? द पॉपुलेशन इज 1,57,900 प्लस माइनस 25, 1,57,900 प्लस माइनस 50, 1,57,900 प्लस माइनस 100, 1,57,900 प्लस माइनस 20। सृष्टि ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, इसमें शायद कुछ मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद आगे कुछ और डेटा भी होगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डेटा के साथ हम कैसे बता सकते हैं कि प्लस माइनस क्या ऐड होगा?
मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये डेटा थोड़ा मिसिंग है, क्वेश्चन आप पूरा लाइए, है ना। मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि क्वेश्चन, आई एम सॉरी, मुझे क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर होता तो मैं शायद आपकी मदद कर सकता था। आगे बढ़ते हैं सृष्टि। सानिया आफरीन, सर हाउ मेनी डायमेंशंस शुड वी हैव टू लर्न फॉर नीट। जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है 11th 12th में, 11th एंड 12th में जितने भी टर्म्स आप पढ़ोगे, जितने भी टर्म्स, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप देखोगे, सबके डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। किसी का भी डायमेंशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप मुझसे पूछो मत कितने याद करने, जितने क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती है 11th 12th में आप जो पढ़ोगे, सबके डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओए सपना कुमारी का एक और क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्लाइड्स डाउन, स्लाइड कर रही है, स्लाइड्स डाउन, ठीक है ना, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल इट टेक्स 20 सेकेंड्स। अच्छा, नीचे आने में उसको 20 सेकेंड लगता है, ठीक है, ओके। नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि इसका वेट का कंपोनेंट एक्ट कर रहा होगा mg sin 30, ये एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ही क्या है, इसका एक्सेलरेशन है। तो हम बोल सकते हैं mg sin 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही तो नेट फोर्स है, ये जो मास, इस मास को एक्सेलरेशन दे रहा है। मास से हमने मास काट दिया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? g/2 आ गई क्या बेटा? sin 30 1/2 होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g/2 आ गई, ठीक। कितने टाइम में पहुंच रहा है? 20 सेकंड में पहुंच रहा है। कितने टाइम में पहुंच रहा है? 20 सेकंड में पहुंच रहा है। अच्छा, ठीक है भाई। When the same body slides down from the rest along the rough inclined plane, a की वैल्यू g/2 आ गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं भैया कि ये अगर 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। 20 सेकंड में मास कितना डिस्प्लेसमेंट करके दिखा देगा इस एक्सेलरेशन के साथ। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। स्लाइड्स और रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। चलिए, नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं बोलूँगा भाई डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव ले लो, ये हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूँ, इसको पॉजिटिव कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। a की वैल्यू आई है g/2 के बराबर, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया g/2, और t की वैल्यू आ गई है 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई? g/4 इंटू 20 का स्क्वायर इज 400, काटा कितना आ गया? 100, कितना आ गया? 100, सही है ना, हाँ ठीक है, 100g। तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 100g आ गई। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हेन द सेम बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री थ्रू द सेम डिस्टेंस इट टेक्स 20 p सेकेंड्स। अब क्या लग रहा है? 20 p सेकेंड लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत बस ये फंस गई है, दिक्कत बस ये फंस गई है कि यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, है ना, तो क्यों स्लाइड करेगा? mg sin 30 के कारण, एंगल वही है, सेम है। लेकिन अब इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और वो कितना होगा? म्यू mg cos 30 के बराबर। मानते हो कि नहीं? और ये नीचे स्लाइड कर रही है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। मानते हो या नहीं मानते? ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं आपको याद दिला रहा हूँ भाई कि इस पे फोर्स नीचे की तरफ, इसके वेट का एक कंपोनेंट नीचे लगेगा। देखो ना यार, ये mg है, ये mg cos 30 है, ये सब बहुत पढ़ चुके हैं हम। और यहाँ पर ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू n के बराबर होता है, तो n की वैल्यू mg cos 30 मैंने रख दी है। इस मास पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो ये वाला फोर्स बड़ा है, तो हम लिखेंगे mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। a डैश कर दो उसको। अब एक्सेलरेशन a डैश हो गया मान लीजिए, तो आप देखिए m से m कट गया। sin 30 g/2 बेटा, माइनस म्यू की वैल्यू हमको दी नहीं है, उसकी वैल्यू तो हमको निकालनी है। म्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a डैश। बाहर निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा? g/2 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस g/2 बाहर निकल गया है, तो √3 टाइम्स ऑफ म्यू इज इक्वल टू a डैश आ गया। अब इस एक्सेलरेशन से ये मास स्लाइड करेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसको टाइम कितना लग रहा है इस मास को नीचे आने में? इस फ्रिक्शन वाले सरफेस पे 20 p सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 p सेकंड लग रहा है। वेयर p इज द सम ग्रेटर नंबर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करता हूँ भाई, आगे सॉल्व करता हूँ, है ना। इसको मैं 100g, s इज इक्वल टू 100g आया था, लिख लेता हूँ। काम पड़ेगा तो काम लेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं लेंगे। ओ
हो आहा। चलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, फिर लगाऊंगा मैं s इज इक्वल्स टू, अब उस केस में लगा रहा हूँ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर से रेस्ट से चालू हुआ है मोशन तो ये 0 हो जाएगा। s की वैल्यू 100 g के बराबर ही होगी क्योंकि भाई सेम प्लेन है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा भाई 100 g के बराबर ही करेगा। ओके इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई g/2, एक्सेलरेशन वैल्यू g/2 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि टी की वैल्यू कितनी दी है आपको, टाइम कितना लग रहा है 20p सेकेंड, 20p सेकेंड, तो यहाँ टाइम हो जाएगा 20p का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, जी से जी काट दो, काट सकते कि नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं सर। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4 है, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 1/4 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ म्यू 20p का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 p का स्क्वायर, ठीक है ना, ये नीचे आ गया इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ म्यू, तो 400 से 400 कट गया तो कितना आ गया 1/p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ म्यू। हमको म्यू की वैल्यू निकालनी है, √3 म्यू उधर ले जाओ, तो √3 म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/p स्क्वायर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, कितनी आ जाएगी 1/√3, ये आ जाएगी क्या, म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/p स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/√3 के बराबर। ये लो 1 माइनस 1/p स्क्वायर 1/√3, आंसर आ गया आपका ये। क्लियर, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए सपना, आपको नोट डाउन करना है तो। आगे क्या है, आगे है श्रेया का क्वेश्चन। श्रेया सर आप क्वेश्चन मिस कर, अरे यार कर तो रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हारे यार, फिर वही बात। अब देखो आपने भेज दिया, इसमें आपने बताया भी नहीं कि ए में डाउट है, बी में, सी में, आपने भेज दिया बस कि सर सब करा दो आप तो हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पार्टिकल मास 5 kg का है, वो इंटरली एट रेस्ट, x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0। इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2। F1 is 70 J cap Newton, the direction, the magnitude of F2 are unknown. Particle experiences a constant acceleration a vector in the direction as shown in the figure। अच्छा, पार्टिकल पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब जो नेट फोर्स निकल कर आएगा, नेट फोर्स लगातार किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही होगा, तभी तो एक्सेलरेशन वहां है। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल पर अगर F1 एक्ट कर रहा है और F2 एक्ट कर रहा है, F1 एक्ट कर रहा है और F2 एक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल है आपका, अरे ये पार्टिकल है आपका, इस पे F1 एक्ट कर रहा है ना, और इस पार्टिकल पर एक F2 एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस F1 और F2 का जो रिजल्टेंट निकलेगा, या मैं बोलूं जो नेट फोर्स निकलेगा, वो इस डायरेक्शन में होगा जो मास इनटू एक्सेलरेशन दे रहा है हमको इस डायरेक्शन में। समझे कि नहीं समझे, ये खेल मुझे समझ में आ गया है। बात कहाँ फंसेगी, बात ये फंसेगी कि यहाँ पर तो एंगल 53 डिग्री आपको दे दिया गया है ना। मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना भी है तो मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे पूरा एंगल चाहिए है ना। अगर ये 53 है तो ये 37 हो जाएगा इतना, ठीक, लेकिन ये एंगल क्या है हमें नहीं पता है ना। अगर ये एंगल मुझे मिल जाता तो मैं ये एंगल जोड़ के इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर देता, सम कर देता। समझ रहे हो कि नहीं, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये आता। सुनना मेरी बात, ये वेक्टर मेरे पास है 70 J कैप, ये वेक्टर मैं बना लेता मास इंटू एक्सेलरेशन करके, एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास है ना। मेरे पास अगर एंगल आ जाता, मेरे पास रिजल्टेंट है, मेरे पास एक वेक्टर है, तो मैं ये वाला वेक्टर निकाल लेता। नहीं समझे, अरे भाई F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को अगर आप जोड़ रहे हो तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है F नेट। समझे कि नहीं समझे, हाँ कि ना, हाँ सर। हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F नेट का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। अभी जो थीटा है, दिस इज द टोटल एंगल थीटा, दिस इज द टोटल एंगल थीटा। समझ रहे हो है ना। अगर किसी भी तरीके से मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूँ, ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर मुझे टोटल थीटा एंगल दे देंगे, हाँ सर दे देंगे। F2 मुझे नहीं पता, मुझे F नेट पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दूंगा। मास मुझे 5 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मुझे 10 दिया हुआ है। समझना मेरी बात, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का वेक्टर निकालकर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ F नेट का। समझ रहे हो, F1 का मैग्नीट्यूड मेरे को दिया हुआ है, वो मेरे पास है ना। F1 मेरे पास है, थीटा मैं निकाल लेता हूँ अगर किसी भी तरीके से। सुनना मेरी बात, अगर मैं थीटा निकाल लेता हूँ तो फिर मैं F2 आराम से फाइंड आउट कर लूंगा इस फॉर्मूले से। ये मैंने क्या किया, थिंकिंग डेवलप कर ली कि यार ऐसा भी हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और छोटे मतलब बड़े मेथड से करना है, यानी कि आसान तरीके से, लेकिन मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये वाला जो मेथड था ये क्या है, छोटा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो हमारे पास एक तरीका और है, समझने की कोशिश करिएगा श्रेया। ये पॉइंट है, ये पार्टिकल है, इस पर लग रहा है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक, ओके। मतलब अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जो लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसका एक कंपोनेंट, इस फोर्स का एक कंपोनेंट मैं यहां पर निकाल सकता हूं, एक कंपोनेंट में यहां पर निकाल सकता हूं, समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझे। F1 आपको दिया हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में, ये देखो थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ डायग्राम ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। तो मैं ये बोल रहा था कि ये है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट आपने निकाला, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेक्टर लिख रहा हूँ भाई, सब वेक्टर के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। इसका एंगल यहाँ दिया है आपको 53 डिग्री, ठीक, और एक एंगल इसका दिया हुआ है यहाँ पर F1, सॉरी एक वेक्टर आपको यहाँ दिया हुआ है F1 वेक्टर, ठीक। इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर नहीं है, अभी नहीं दिया, नहीं है, कंपोनेंट आ सकता है, दिया है हमको इस डायरेक्शन में F2 वेक्टर, F2 वेक्टर, ठीक है ना। पूछा क्या है, फाइंड द मिसिंग फोर्स F2 वेक्टर, ठीक है भाई, फाइंड आउट करते हैं। देखो एम ए वेक्टर है, मतलब यहां पर ये है 5 इंटू ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर में मुझे मैग्नीट्यूड पता है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, ओके 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 समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एफ नेट को क्या लिख सकते हैं, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसको मैं मिटा दूं क्या? इसको मैं मिटा दूं, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, लेकिन अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन का वेक्टर निकालो, डायरेक्शन निकालो, तो आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताओ मुझे, है ना। अगर मुझे एफ वेक्टर चाहिए, एफ नेट वेक्टर चाहिए, तो मुझे मास के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सेलरेशन का वेक्टर। मास की वैल्यू 5 आपको दी गई है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपको 10 दिया है। अब आप इसको वेक्टर कैसे बनाओगे? देखो ये जो 10 है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, समझे कि नहीं समझे? एक्सेलरेशन वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है cos 53 और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है sin 53। नहीं समझे? नहीं समझे तो ऐसे समझो, एफ नेट का एक कंपोनेंट ये है एफ नेट sin, सॉरी ये cos होगा, एफ नेट cos 53 होगा, ये मानते हो कि नहीं? और ये होगा यहाँ पर एफ नेट sin 53। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो मुझे बताओ cos 53 कितना होगा? मास यहाँ पर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 10 है, ये cos 53 कितना हो जाएगा? cos 53 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया, यहाँ पर आपको दिया गया है, हाँ 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 हाँ, cos 53 क्या होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5, cos 53 का ट्रायंगल याद करो, तो ये आ जाएगा 3/5 आई कैप, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ये 4/5 कहाँ से आया? अरे देखो, इसका एक कंपोनेंट cos 53, एक sin 53 है, sin 53 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, तो ये हो जाएगा एफ नेट 4/5, एफ नेट 4/5 जे कैप। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, एफ नेट को आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 5 इंटू 10। यहां भी आप एफ नेट को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 5 इंटू 10। तो 5 इंटू 10 मैंने ऑलरेडी बाहर क्या निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया है, और दिस इज द डायरेक्शन। समझ गए? तो अब मैं एफ नेट को वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, और सिंप्लीफाई करना हो तो आप ये कर सकते हैं 5 इंटू 10 ब्रैकेट के अंदर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और यहां पर आ जाएगा कितना, बेस पे 5 आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एफ नेट वेक्टर आ गया। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात? हाँ सर समझ गए। चलो अब हम क्या करेंगे, इस F2 के दो कंपोनेंट बनाएंगे। किसके? इस F2 के दो कंपोनेंट बनाएंगे। मान लीजिए ये जो F2 फोर्स है ये थीटा एंगल पर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ F2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर आएगा F2 sin थीटा, ठीक है, ओके। वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स बताओ कितना है, वाई डायरेक्शन में बताओ कितना होगा भैया? अरे दादा ऊपर देखो आप, ये F1 है 70 जे कैप के बराबर, F2 जो है वो 70 जे कैप के बराबर है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, नीचे कितना है, F2 cos थीटा, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू, अरे पेन चल क्यों नहीं रहा? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी मुझे बताओगे क्या? इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर इसकी वैल्यू होगी एफ नेट साइन 53, यानी कि 5 इंटू 10 इंटू साइन 53, यानी कि वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है बताओ मुझे? वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है? 4 जे कैप। कितना है? 4 जे कैप बाय 5, नहीं
अरे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो ये हो जाएगा 4j कैप बाय 5, कट गया 5 से 5 कितना आ गया 40j कैप। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है भैया इस फोर्स का 40j कैप। ठीक, इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट कितना है 30i कैप। ठीक है ना, समझ गए ना इससे, देखो ना, अरे ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू 3 करोगे तो ये 5 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, तो 30i कैप एक्स डायरेक्शन में, 40j कैप वाई डायरेक्शन में। देख तो रहा है आपको, समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप वाई डायरेक्शन को देखो तो वाई डायरेक्शन में आपको दिख रहा है F1 ऊपर की तरफ, F2 cos थीटा नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो हम वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। F1 माइनस F2 cos थीटा, F1 माइनस F2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ कितना होगा। नेट ऊपर फोर्स कितना आ रहा है यार, 70 प्लस 40 इज इक्वल्स टू F2 cos थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हो, 70 और 40 F2 cos थीटा, ऐसे लिख लो भाई, ठीक है ना। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, F1 माइनस F2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 40, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं लिख रहा अभी। अच्छा, F1 की वैल्यू कितनी है 70, माइनस 40 कर देंगे तो यहाँ पर F2 cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। F2 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। F2 cos थीटा की वैल्यू आ गई 30, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको 2 बोल दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कॉपी करते हैं जरा स्लाइड को, जगह कम पड़ गई है हमारे पास, जगह कम पड़ जाएगी हमारे पास। चलो 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 चलो, इसको मैं मिटाऊं नहीं मिटाऊं, मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, भी मत मिटाओ सर। तो हम क्या करें फिर, इसको मिटा देते हैं, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा एक्स डायरेक्शन की बात करें। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है मुझे बताओ। एक्स डायरेक्शन में F2 sin 30 है, इसका एक कंपोनेंट F2 sin 30, और यहां पर क्या है, इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट है, वो कितना है 30 के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं F2 sin 30 इज इक्वल्स टू 30 के बराबर। पक्का? हाँ सर पक्का, ओके। तब आप ये देखिए F2 cos थीटा जो है वो 30 के बराबर है, F2 sin थीटा जो है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा 1 के बराबर, थीटा किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, समझ गए सर, समझ गए, समझ गए, ओके। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। लो भाई, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, समझे? हाँ सर समझ गए। अब देखो, शुरू में मैंने आपको जो समझाया था, यहाँ पर मिटा दिया शायद मैंने, वो जहाँ पे मिटाया था ना, जो पहला आपको बताया था फॉर्मूला, है ना, रिजल्टेंट निकालने वाला, वहाँ थीटा की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं करना है तो ये दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, कहाँ गया 45 डिग्री। आगे बढ़े, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग मिसिंग फोर्स F2 वेक्टर। अब हमें F2 वेक्टर चाहिए, F2 वेक्टर, ठीक है। आओ, आपके पास थीटा की वैल्यू 45 आ गई, इस थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पर पुट करो, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, √2 चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस थीटा को उठा के यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 30√2 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड आ गया 30√2 न्यूटन, ठीक। इसकी डायरेक्शन देख ले जरा, देखो F2 वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से सुनना, F2 साइन थीटा आई कैप, है ना, F2 साइन थीटा आई कैप माइनस, नीचे की तरफ है, माइनस F2 कॉस थीटा जे कैप, नीचे की तरफ। F2 कॉमन ले लो, तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू, F2 आपने कॉमन लिया, F2 के मैग्नीट्यूड आपने निकाला है 30√2, अंदर बचेगा साइन 45 आई कैप, साइन 45 आई कैप इज 1/√2 आई कैप माइनस कॉस 45 आई कैप इज 1/√2 जे कैप, ठीक है, ओके। अंदर मल्टीप्लाई करोगे √2 को तो √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर 30 आई कैप माइनस जे कैप। तो F2 वेक्टर जो आपने निकाला है मिसिंग फोर्स, F2 वेक्टर वो क्या है, 30 आई कैप माइनस जे कैप। समझिए श्रेया, श्रेया समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर F2 फोर्स निकाल लिया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है अब आपको, फिर से बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। चलो मिटा देता हूं मैं, है ना। आपको नोट डाउन करना है बेटा, तो आखिरी में नोट डाउन कर लेना, है ना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, डरने वाली बात नहीं है। आओ अब जरा फाइनल वेलोसिटी निकालें। फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो बोली है, जीरो कर दो इसको, वेलोसिटी वेक्टर निकालना था। एक्सेलरेशन वेक्टर,
एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है आपका, बताओ मुझे। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, देखो दिस इज मास, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, समझे समझे कि नहीं समझे, मतलब दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 5 से 2 कट गया तो 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, 2 4 8, तो 6i कैप प्लस 8j कैप इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है ना। 6i कैप प्लस 8j कैप इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर, इनटू टाइम बोला है 10 सेकंड बाद, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा 60i कैप प्लस 80j कैप, 60i कैप प्लस 80j कैप, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट सॉल्व। What is the third force F3 vector is required to make the acceleration of the particle zero? आपको इस एक्सेलरेशन को जीरो करना है। यहां पर मैं आपको हिंट देकर छोड़ूंगा श्रेया, इस एक्सेलरेशन को अगर आपको जीरो करना है तो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, हाँ कि ना। मतलब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अगर आपको इसको जीरो करना है तो आपको एक फोर्स F3 देना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, ठीक है ना। तो आपके पास पता है इस फोर्स को आपने वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा हुआ है, इस फोर्स को आपने वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा है, बताओ कहाँ गया, ये है ना एफ नेट, कैसा है भाई, ये कट गया 5 से तो हो जाएगा 30i कैप प्लस 40j कैप, यही है कि नहीं, 30i कैप प्लस 40j कैप। तो यहाँ पर जो फोर्स है एफ नेट उसको आपने लिखा हुआ है 30i कैप प्लस 40j कैप। मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में, मतलब इसका एक कंपोनेंट होगा नेगेटिव आई में, एक होगा नेगेटिव जे में, तो ये हो जाएगा F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 30i कैप माइनस 40j कैप, खत्म, आ गया, क्लियर है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है श्रेया। नेक्स्ट है सुमित, सुमित बोल रहा है प्लीज प्रोवाइड लेक्चर प्लानर फॉर दी होल ईयर। यार लेक्चर प्लान मैं तुमको बना कर दे दूं होल ईयर, ये बहुत टफ चीज़ होती है कि हम ऐसी चीज़ आपके लिए करके दे दे। देखो बनाने में हमको कुछ भी नहीं है, 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, बनाकर हम आपको दे देंगे, लेकिन अब इतनी सारी प्लानिंग चल रही है हमारे बीच में, हम आपको और क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी चल रहा है भाई। तो अगर हमारी टीम है और हमारी टीम बहुत सारी चीज़ों में फंसी हुई है तो आप हम पे भरोसा करो, है ना। आप ऐसी बातें करके ना ऐसा शो कर देते हो कि हम पे आपको भरोसा नहीं है, और भरोसा नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये सारे क्वेश्चंस इसलिए आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ हम जनरली सच बोल रहे हैं और सच का सामना कर रहे हैं। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन यहाँ से हटा देता और आपको कभी पता नहीं चलता, किसी भी बच्चे को कभी पता नहीं चलता कि आपने ऐसा कुछ पूछा था, लेकिन मेरी आदत वैसी है नहीं। जो भी पूछा जाता है मैं सब कुछ आपके सामने ले आता हूँ, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझा करो, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग अपने ओन पर हैं, हम लोग आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और मुसीबत में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको बस एक चीज़ करनी होती है, अगर आपका मन है तो वो है साथ देना। अगर आप साथ दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते हैं तो फिर भी हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इसी के साथ जितने भी डाउट्स थे आपके, मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे आपके सॉल्व कर दूं। हमारी आइडियोलॉजी होती है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।